Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। What is the law of supply? Law of supply states that other things remaining constant, there is a positive relationship between price of the commodity and its quantity supplied. इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। That is other things remaining the same, there is a positive, or you can say direct relation between price of the commodity and its quantity supplied. तो स्टूडेंट्स हमारा लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, देयर इज अ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। इसका मतलब है कि कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी होती है वो और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। इसका मतलब एट हाई प्राइस हाई क्वांटिटी सप्लाइड एंड एट लो प्राइस लो क्वांटिटी सप्लाइड। तो जब हाई प्राइस होगा तो जो सेलर है वो ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा, और जब लो प्राइस होगा तो जो सेलर है वो कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम क्या है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम आर द assumptions in the law of supply. Other things remaining same are the assumptions in the law of supply, that is पहला है price of related goods remains the same। कि जब हमारा लॉ ऑफ सप्लाई को हम पढ़ते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है वो सेम है और प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स सेम। कि जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिमेन सेम रहेगा। और देखते हैं एजम्पशंस में क्या क्या आता है। ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अ सेम, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। हम ये एज्यूम करके चलते हैं एजम्पशंस में कि जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है वो सेम है, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी सेम है, और there is no change in technique of production. There is no change in technique of production. चौथा, there is no change in goal of the firm. गोल ऑफ द फर्म में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब जो गोल ऑफ द फर्म है वो भी सेम है। इसके अलावा देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन
प्राइस इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में प्राइस के चेंज होने की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि जो पहला वाला आपका डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई होता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बस वो फॉलो करता है और बाकी सारे फैक्टर साइलेंट रहते हैं और ये सारे फैक्टर्स जो है वो सेम रहते हैं। इसका मतलब है जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स द सेम, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज नो चेंज इन गोल ऑफ द फर्म, there is no expectation of change in price in the future. There is no change in taxation policy, कि जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है ये हमने कल के लेक्चर में पढ़े थे, तो आज मैं इन्हें एक्सप्लेन नहीं करी हूँ क्योंकि मैंने कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप कल का लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये हमने पढ़ लिया एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम पढ़ेंगे द कॉजेज बिहाइंड द लॉ ऑफ सप्लाई। causes of law of supply। अब हम पढ़ेंगे causes of law of supply, that is what is the cause behind the law of supply, that is what is the reason behind the direct relation between price of the commodity and its quantity supplied। कि क्यों डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड क्यों बढ़ती है। इसका पहला पॉइंट है चेंज इन प्राइसेस। इसका पहला पॉइंट है चेंज इन प्राइस, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, जब प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज होता है तो जो आपका जो सेलर है वो ओल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स को भी सेल करने लगता है। जब भी आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ता है तो जो सेलर है वो ओल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स को भी सेल करना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है, जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। और जब भी प्राइसेस कम होते हैं तो वो क्या करता है, सेलिंग को डिक्रीज कर देता है। जो सेल कर रहा था गुड्स को वो कम कर देता है। जब प्राइस कम होते हैं तो इससे क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो जो सेलर होता है वो अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सेलिंग कम कर देता है जब प्राइस कम होता है, और जब प्राइस ज्यादा होता है तो वो अपने ओल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स को भी निकाल करके सेल करने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसका मतलब ये है कि जब कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन तब करेगा जब प्राइसेस ज्यादा होंगे, और जब प्राइसेस फॉल होंगे तो उसको लॉसेस होगा। तो इसलिए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो ज़्यादा हाई प्राइसेस पे ज़्यादा सेलिंग करेगा, और जब भी उसको लॉसेस को अवॉइड करना होगा तो वो क्या करेगा, कम प्राइस पर कम सेलिंग करेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी उसको लगता है कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जो सेलर है वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा, इससे सप्लाई भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। लेकिन दूसरे केस में जब उसे लॉस को अवॉइड करना होगा तो वो क्या करेगा, जब प्राइसेस कम होंगे तो वो लॉस को अवॉइड करेगा, और उसके लिए वो क्या करेगा, सप्लाई को कम कर देगा, डिक्रीज सप्लाई। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस के केस में कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज होता है, जो सेलर है वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और सप्लाई ऑफ गुड्स अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन जब प्राइसेस कम हो रहे होते हैं तो लॉसेस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि कम प्राइस पे उसको कम प्रॉफिट मिलेगा बल्कि उसको लॉस होगा क्योंकि प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, तो ऐसे केस में लॉसेस को अवॉइड करने के लिए वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा और स्टॉक को बढ़ा देगा। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है
एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, थर्ड पॉइंट है आपका एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, कि जब भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज करती है, जब भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज करती है, तो जो नए फर्म्स हैं, न्यू फर्म्स, वो अट्रैक्ट होते हैं मार्केट में। तो इससे क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब भी आपके प्राइस इंक्रीज करते हैं, जो नए फर्म्स है वो अट्रैक्ट होते हैं मार्केट में सेलिंग करने के लिए। जब भी आपका प्राइस फॉल करता है, तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो भी एग्जिट करने लगते हैं, तो इससे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड फॉल हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा यहाँ पे है कि जब भी आपके प्राइस बढ़ेंगे तो जो न्यू फर्म्स हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे सेलिंग करने के लिए मार्केट में, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाएगी। और जब भी आपके प्राइस फॉल हो रहे होंगे, तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो भी एग्जिट करेंगे, वो भी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। एग्जिट करेंगे, वो लीव कर देंगे मार्केट को, तो क्वांटिटी सप्लाइड आपकी कम हो जाएगी। यहाँ पे आपका जब प्राइस बढ़ेगा तो नए फर्म्स अट्रैक्ट होंगे मार्केट में, तो उससे आपकी सप्लाई बढ़ेगी, और जब भी प्राइस फॉल होंगे तो एग्जिस्टिंग फर्म्स एग्जिट करेंगे, तो आपकी सप्लाई जो है डिक्रीज करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे फर्म्स जो है वो मार्केट को छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी, और यहाँ पे नए फर्म्स ज्वाइन करेंगे तो सप्लाई हाई रहेगी। तो ये हमने पढ़ ली कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, कि कहाँ पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसका पहला पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर फॉल इन प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर फॉल इन प्राइस, इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जहां पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई फॉल कर जाता है। इसका मतलब ये है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, तो ऐसे कौन से केसेस है जब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ती है। पहला केस है कि प्राइस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर फॉल इन प्राइस। तो अगर एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में, जैसे अभी आपके प्राइसेस कम हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जाकर के प्राइसेस और फॉल होंगे, तो प्रेजेंट में कम प्राइस होने पर भी आपकी सप्लाई हाई रहेगी। अगर ये एक सिंपल सा पॉइंट है आपका कि अगर फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन, अगर सेलर ये एक्सपेक्ट करता है कि अभी तो प्राइसेस कम हो ही रहे, लेकिन फ्यूचर में और ज्यादा प्राइसेस कम होंगे, तो सेलर क्या करेगा, कम प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई करेगा। ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में प्राइसेस और कम हो जाएंगे, तो तब सप्लाई करना और मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए अभी ही सप्लाई करना ठीक रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो फेल कर जाता है। तो लो प्राइसेस इन प्रेजेंट पे भी जो सेलर है आपका वो कंटिन्यू करेगा सप्लाई करना। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट। सेकेंड इज इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। सेकेंड एक्सेप्शन है आपका इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जैसे कि मिल्क हो गया आपका, ठीक है, वेजिटेबल हो गई, फिश हो गई, ये सब आपके पेरिशेबल गुड्स है। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो कि कुछ टाइम तक ही ताज़े रहते हैं और फिर वो खराब हो जाते हैं। तो पेरिशेबल गुड्स जो हैं आपके मिल्क, वेजिटेबल और फिश, तो इनके केस में आपका लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर पेरिशेबल गुड्स की एक लिमिट होती है उनको यूज़ करने की, अगर वो लिमिट, अगर हमने उनको उतने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में यूज़ नहीं किया तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए कम प्राइसेस पे भी इनकी सप्लाई हाई ही रहती है।
तो इनकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है। द सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस, मतलब नॉट अफेक्टेड, इनकी जो सप्लाई होती है, सप्लाई नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इसका मतलब ये है जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनके सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है उनके प्राइस में चेंज होने से। अगर प्राइस बढ़ रही है या प्राइस कम हो रही है, उनकी सप्लाई सेम रहती है, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स हैं और कुछ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद ये खराब हो जाएंगे, तो हमें इनको एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में ही यूज करना होता है। तो इसलिए इनका जो है प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर प्राइस कम भी होंगे तब भी इनकी सप्लाई उतनी रहेगी जितनी इनकी पहले थी। In case of agricultural goods. Next is in case of agricultural goods. तो in case of agricultural goods also the law of supply does not follow. यहाँ पर भी law of supply follow नहीं करती है, because ये agricultural goods हैं, they do not depend on price, moreover they depend on the nature. जो agricultural goods है वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं on nature. तो इनकी जो क्वांटिटी सप्लाइड होती है, इनकी जो सप्लाई है, द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स डिपेंड ऑन नेचर। इनकी जो सप्लाई है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि मॉनसून कैसी है, ठीक है, इस पे आपकी सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स डिपेंड करती है, रादर देन ऑन द प्राइस। ये प्राइस के ऊपर इतनी डिपेंड नहीं करती है, तो प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जब प्राइस राइज होंगे तभी आपकी क्वांटिटी हाई सप्लाइड होगी, रादर ये नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड इज डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक। इसका मतलब ये है कि जब भी सेलर को अपने पुराने स्टॉक को क्लियर करना होता है तो सेलर क्या करता है, कम प्राइस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी की सप्लाई करता है। तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई फेल कर जाता है, बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि हाई प्राइस पे ही हाई क्वांटिटी सप्लाइड होगी, लेकिन जब सेलर को अपना ओल्ड स्टॉक सेल करना है तो वो ये नहीं देखता है कि प्राइसेस कम हैं कि ज़्यादा है। अगर प्राइसेस कम भी होंगे तो भी वो अपनी सप्लाई को हाई रखेगा, क्योंकि उसे पुराने स्टॉक को क्लियर करना है। तो ये हो गया आपके यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक। नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ ऑक्शन। जो गुड्स ऑफ ऑक्शन होते हैं इनकी सप्लाई जो है लिमिटेड होती है। जो भी गुड्स ऑफ ऑक्शन होते हैं, जैसे हम कहते हैं जिन गुड्स की बोली लगाई जाती है, गुड्स ऑफ ऑक्शन जो होते हैं उनकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ सप्लाई फेल कर जाता है। दैट मीन्स कि इनकी जो सप्लाई है वो प्राइसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इनकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड होती है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है आपका केस ऑफ कॉम्पिटिशन। इसका मतलब ये है, इन द केस ऑफ कॉम्पिटिशन, अगर आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है और सेम टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस करने में, एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है, तो जो सेलर है वो अपने गुड को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए प्राइसेस को कम करता है। तो जब प्राइसेस कम होंगे कॉम्पिटिशन के केस में, तो आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गया, बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब प्राइस हाई होगा तभी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड होगी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट में और सेम टाइप के गुड को सब लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लोग उसके गुड को खरीदेंगे जिसका की प्राइस कम होगा। तो ऐसे में सेलर क्या करेगा, प्राइस को रिड्यूस कर देगा। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई और एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज चेंज इन
क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो अब हम इसके डिफरेंस को पढ़ेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड refers to the increase and decrease in quantity supplied of a commodity due to change in its price। इसका मतलब है यहाँ पे चेंज इन प्राइस की वजह से आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है। जब भी आप प्राइस में चेंज करते हैं तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होता है। या तो आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे या तो आप प्राइस को डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा। एंड व्हेन देयर इज चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स other than price, due to this there is change in supply। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई के डिफरेंस को देखें तो whenever there is a increase or decrease in quantity supplied of a commodity due to the change in price, कि आपका प्राइस कम हुआ या आपका प्राइस बढ़ा, इसकी वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आया तो वो आपका कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन अगर इफ देयर इज अ चेंज इन डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस, अगर अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज होता है लाइक चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जब इन सब फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से आपकी सप्लाई में चेंज आता है तो वो आपका कहलाता है चेंज इन सप्लाई। यहाँ पे आपके अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। और ये आपका हो रहा है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और यहाँ पे आपकी हो रही है चेंज इन सप्लाई। इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कुछ पढ़ाए थे अपने कल के लेक्चर में, जो थ्योरी ऑफ सप्लाई का फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ाए थे। उसमें पहला पॉइंट था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है और जो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी है दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो वो वाला पॉइंट आपका यहाँ पे एप्लीकेबल है। क्वांटिटी सप्लाइड में तभी चेंज आता है जब प्राइस में चेंज आता है और बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स जितने भी थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं कि अगर हम बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स में कुछ चेंज करना है तो आपकी चेंज इन सप्लाई कहलाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब बोलते हैं और चेंज इन सप्लाई कब बोलते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो होता है वो होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस की वजह से। ठीक है, तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पे आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को आप बोल सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है।
इसके बाद है चेंज इन सप्लाई. Change in supply can be divided into two parts, that is increase in supply and decrease in supply. इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, और उसको बोल सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. यहाँ पे आपका मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होता है. कैसे? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ आपका प्राइस है और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है. तो आपका सपोज इस प्राइस पे ये क्वांटिटी थी, अब हमने प्राइस को बढ़ाया तो क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी बढ़ गई. तो ये जो आपका कर्व है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आपको एक मिल जाएगा. ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका प्राइस है, ये आपका P1, ये Q, ये Q1. तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब आपका प्राइस P था तो आपकी क्वांटिटी Q थी. अब हमने क्या किया, प्राइस को इंक्रीज कर दिया P1. तो आपका यहाँ पे आपका जो सप्लाई कर्व है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंशन, कि ये यहाँ पे अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट. और ये मूवमेंट हो रहा है अलोंग द सेम कर्व. आप देख सकते हैं सेम कर्व में इसका मूवमेंट हो रहा है. ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो एक ही लाइन में ये मूवमेंट हो रहा है आपका. तो ये आपका कहलाता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई या फिर अपवर्ड मूवमेंट. और यही अगर हम प्राइस को फॉल करा दें यहाँ पर, तो जब हमने प्राइस को फॉल करा दिया, P2 Q2 डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन के केस में ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है. हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब मैंने इस प्राइस को कम किया, पीछे की तरफ किया, तो ये डाउन की तरफ मूव कर रहा है. मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व है ये आपका. तो ये सप्लाई कर्व कैसा है, पहले तो ये एक्सटेंशन में ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा था और कॉन्ट्रैक्शन के केस में डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा. यहाँ पे हमने प्राइस और क्वांटिटी दोनों को कम कर दिया और यहाँ पे हमने प्राइस और क्वांटिटी दोनों को बढ़ा दिया. तो आई होप आपको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज चेंज इन सप्लाई. चेंज इन सप्लाई का डायग्राम कैसे बनेगा, सपोज ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है. वाई एक्सिस में आपका प्राइस है, ये ओरिजिन है और ये है आपकी सप्लाई. तो प्राइस आपका कांस्टेंट है, प्राइस आपका कांस्टेंट है, ये आपकी सप्लाई हो रही है Q. ठीक है. जब हमने यही सप्लाई को बढ़ाया, पहले ये था और अब हमने इसे ये कर दिया, तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. ये आपका सप्लाई कर्व था जो कि S1 हो गया, ये आपका Q1. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस आपका कांस्टेंट है. इस केस में प्राइस आपका कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई आपकी बढ़ रही है. तो सप्लाई आपकी S से S1 कर्व पे चली गई, तो आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया राइटवर्ड शिफ्ट. ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट है. और वही अगर हम सप्लाई को कम कर दें S2 पे, ये हमने सप्लाई को कम कर दिया. जब हमने सप्लाई को कम कर दिया तो हम देखेंगे कि आपकी जो सप्लाई कर्व है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है पीछे की तरफ. यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट था और यहाँ पे आपका ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट है. ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया और ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट था. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई के केस में ये इंक्रीज के केस में राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है और डिक्रीज के केस में ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है. यहाँ इंक्रीज के केस में ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है और डिक्रीज के केस में ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है. और ये जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई हो रही है, ये वाई क्यों हो रही है, ये बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स अदर देन प्राइस. दैट इज या तो आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में, या तो आपका गोल ऑफ द फर्म चेंज हुआ है, या तो आपका प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में चेंज आया है. इसकी वजह से आपका चेंज इन सप्लाई हुआ है. और यहाँ पे जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो प्राइस में चेंज की वजह से हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूवमेंट अलोंग हो रहा है, यहाँ पे आपका शिफ्ट हो रहा है. यहाँ पे मूवमेंट अलोंग है और यहाँ पे आपका शिफ्ट है.
तो ये डायग्राम आप दोनों कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, and don't forget to press the bell icon so that you can get updates whenever I upload a new lecture. And for more information and flowcharts you can visit my Instagram page जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। So thank you class and keep learning.